आज का हमारा टॉपिक है भारत सरकार अधिनियम 1919 मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। भारत सरकार अधिनियम 1909 भारतीयों के स्वशासन की मांग को पूर्ण न कर सका। सांप्रदायिक आधार पर मतदान प्रणाली की नीति से उत्पन्न असंतोष 1916 में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता 1916 से 1917 में प्रकाशित मेसोपोटामिया आयोग की रिपोर्ट में अंग्रेजों को भारत में शासन के लिए अक्षम बताया जाना, होम रूल आंदोलन से भारतीयों में जागृत राष्ट्रीय चेतना तथा प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग की अपेक्षा के मद्देनज़र तत्कालीन भारत सचिव मंगट्यू ने 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावित सुधारों की घोषणा की, जिसमें सर्वप्रथम भारत को स्वतंत्र डोमिनियन स्वशासन की स्थिति प्रदान करने की बात कही गई थी। इसके पश्चात मोंटेग्यू भारत आए और गवर्नर जनरल चेम्सफोर्ड तथा अन्य नेताओं से शिमला में विचार विमर्श किया। तदुपरांत जुलाई 1918 में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित किया। इस संयुक्त रिपोर्ट के आधार पर ही भारत शासन अधिनियम 1919 पारित किया गया, जिसके प्रमुख प्रावधान उल्लिखित थे। इस अधिनियम में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया था। 1793 से भारत सचिव का खर्च भारत के राजस्व से दिया जाता था। अब यह खर्च ब्रिटिश राजस्व से दिए जाने का प्रावधान किया गया। भारत परिषद के सदस्यों की संख्या न्यूनतम 8 तथा अधिकतम 12 निश्चित की गई। भारत सचिव की सहायता के लिए सर्वप्रथम एक हवाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई। इस अधिनियम द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई तथा महिलाओं को भी मताधिकार दिया गया। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसे सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों पर भी लागू कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई, अर्थात केंद्रीय विधान परिषद का स्थान राज्य परिषद, उच्च सदन तथा विधानसभा निम्न सदन वाले द्विसदनात्मक विधानमंडल ने ले लिया। राज्य परिषद उच्च सदन के सदस्यों की संख्या 60 थी, जिसमें 34 निर्वाचित तथा शेष नामांकित होते थे और उनका कार्य 5 वर्ष का था। केंद्रीय विधानसभा में 145 सदस्य थे। एनसीईआरटी के अनुसार 144, जिसमें से 104 निर्वाचित तथा शेष नामांकित होते थे। उनका कार्यकाल 3 वर्ष तक का था। दोनों की शक्तियां समान थीं, किंतु बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार सिर्फ विधानसभा को था। 1919 ईस्वी के एक्ट की मुख्य विशेषता प्रांतों में वैध शासन की स्थापना थी। इसके लिए केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को पृथक किया गया था। इसके पश्चात प्रांतीय विषयों को पुनः 2 भागों में बांटा गया। सुरक्षित विषय जैसे राजस्व, न्याय, वित्त, पुलिस आदि। दूसरा हस्तांतरित विषय जैसे स्थानीय स्वशासन, शिक्षा एवं स्वास्थ्य आदि। सुरक्षित विषयों का शासन गवर्नर अपनी परिषद के सदस्यों की सलाह से करता था और हस्तांतरित विषयों का शासन गवर्नर भारतीय मंत्रियों की सलाह से करता था। ये मंत्री व स्थापिका सभा के सदस्यों में से लिए जाते थे और इनसे आशा की जाती थी कि वे उसी के प्रति उत्तरदायी भी होंगे। यद्यपि कानून तौर पर उनकी नियुक्ति और पदच्युति का अधिकार गवर्नर का था। इस व्यवस्था से गवर्नर की कार्यकारिणी भी 2 भागों में बट गई, गवर्नर और उसकी परिषद, दूसरी गवर्नर और भारतीय मंत्री। इससे प्रांतीय शासन के 2 भाग हो गए। पहला शासन का वह भाग जिसके अधिकार से सुरक्षित विषय थे, अर्थात गवर्नर और उसकी परिषद, जो शासन का उत्तरदायित्वहीन भाग था, और दूसरा शासन का वह भाग जिसके अधिकार में हस्तांतरित विषय थे, अर्थात गवर्नर और भारतीय मंत्री, जो शासन का उत्तरदायित्वपूर्ण
भाग माना जा सकता था। पहले भाग का व्यवस्थापिका सभा के प्रति कोई उत्तरदायित्व न था, परंतु दूसरे भाग से आशा की जाती थी कि वह व्यवस्थापिका सभा के प्रति उत्तरदायी होगा। शासन के इसी विभाजन के कारण इस व्यवस्था को वैध शासन पुकारा गया। 1 अप्रैल 1921 ईस्वी में वैध शासन बंगाल, मद्रास, मुंबई, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और असम में आरंभ किया गया। 1923 में बर्मा विधान परिषद और 1932 ईस्वी में जब उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत की स्थापना हुई तब उसे भी वैध शासन में सम्मिलित किया गया। ज्ञातव्य है कि द्वैध शासन के जन्मदाता लियोनील कार्टिस थे। उन्होंने अपनी पुस्तक डायक्री में वैध शासन का वर्णन किया था। इस अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया तथा भारत सचिव को भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दिया। इस अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम केंद्रीय बजट को राज्य बजट से पृथक कर दिया गया। प्रत्यक्ष निर्वाचन के लिए पहली बार समिति संख्या में संपत्ति एवं कर को आधार बनाया गया। यह वीडियो बनाने का बस इतना ही उद्देश्य है कि हर एक टॉपिक को पढ़ा और समझा जाए।